ब्रॉट टू यू बाय MDH मसाले। त्योहारी सीजन पर योगी फोर्स के एक्शन से उत्तर प्रदेश में सीएम की तरफ से मैसेज एकदम साफ है कि प्रदेश में नियम कानून सबके लिए और सबके लिए बराबर है। कल 12 वफात का जुलूस निकलेगा, उसके ठीक 2 दिनों के बाद रक्षाबंधन है, लिहाजा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और सिर्फ एक जगह नहीं, सभी जिले के अधिकारी ग्राउंड पर उतरकर सुरक्षा को मुस्तैद कर रहे हैं। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। अगले 3 दिनों में मुसलमानों की 12 वफात और हिंदुओं का रक्षाबंधन है, जिसे लेकर योगी फोर्स एक्शन मोड में है। 26 अगस्त यानी कल 12 वफात, 28 को हिंदुओं का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन है, लिहाजा यूपी के सभी जिलों में योगी फोर्स सुपर एक्टिव है। दंगाइयों के सामने नाक नहीं रगड़ती, बल्कि दंगाइयों को नाक रगड़वा करके पर्व और त्योहार के उत्साह को सुरक्षा और सम्मान के साथ आगे बढ़ाने का काम करती है। यूपी में त्योहार कोई भी हो, सीएम योगी का सख्त आदेश के नियम तोड़ने की परमिशन किसी को नहीं, और सीएम योगी के आदेश का अक्षरशः पालन करने के लिए यूपी पुलिस तैयार। 12 वफात के दिन कट्टरपंथी दंगा फैलाने की हिमाकत न कर सकें, माहौल खराब न कर सके, इसके लिए यूपी के तमाम शहरों में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। आला अधिकारी ग्राउंड जीरो पर निगरानी कर रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस एकदम मुस्तैद है। गोंडा में 12 वफात को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। डीआईजी की अगुवाई में पुलिस टीम ने फ्लैग मार्च किया। इस दौरान भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के निर्देश दिए। ड्रोन से पूरे शहर की निगरानी है। महाराजगंज में भारत नेपाल बॉर्डर पर पुलिस की खास चौकसी है। शहर में जगह जगह पुलिस टीम ने फ्लैग मार्च किया, गाड़ियों की चेकिंग की गई। 12 वफात के जुलूस को लेकर पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए कि त्योहारों में माहौल खराब करने और हुड़दंग करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक और 12 वफात को लेकर यूपी पुलिस अलर्ट है। वहीं मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने इस मौके पर निकलने वाले जुलूसों के लिए फतवा जारी किया। फतवे में मौलाना ने डीजे, नाच गाने, विदेशी झंडे, असलहे और हुड़दंग को नाजायज बताया। मौलाना ने मुस्लिम नौजवानों से शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से जुलूस निकालने का आग्रह किया। ये फतवा जारी किया गया है और फतवे में कहा गया कि डीजे और बाजे का इस्तेमाल नाजायज है और इसका कतन इस्तेमाल न करें। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने 12 वफात पर मुस्लिम युवकों से शांतिपूर्ण जुलूस निकालने की अपील की, क्योंकि वो जानते हैं कि योगी फोर्स हुड़दंग करने वालों को छोड़ेगी नहीं और इसकी तैयारी उत्तर प्रदेश के शहर शहर में नजर आ रही है। उन्नाव में डीएम और एसपी ने पैदल मार्च कर जुलूस मार्ग की सुरक्षा का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों ने संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा और बढ़ा दी। गाजियाबाद पुलिस भी आने वाले त्योहारों को लेकर चौकस है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। रक्षाबंधन के लिए गाजियाबाद पुलिस ने ऑपरेशन डिकॉय शुरू किया। इस अभियान के तहत महिला पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में बाजार, मॉल, बस अड्डे और स्कूल कॉलेजेस के आसपास तैनात रहेंगे। जो बिना किसी अर्थ के यहाँ पर घूम रहे हैं बाजारों में या किसी स्कूल में, उन सबको पकड़ के उनको थाने ले जाया जा रहा है। उनको चेतावनी दी जा रही है कि भविष्य में किसी भी इस तरीके से अवांछनीय तरीके से किसी संवेदनशील स्थल पर ना जाए और किसी तरीके की छेड़खानी ना करें। यानी 12 वफात हो या रक्षाबंधन, योगी फोर्स दंगाइयों और हुड़दंगियों पर लगाम कसने के लिए अलर्ट मोड में। पुलिस के तेवर से साफ की उपद्रव फैलाने वाले और माहौल बिगाड़ने वाले कायदे में रहेंगे, तभी फायदे में रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योगी आदित्यनाथ आज एक समारोह में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही विरोधियों पर सवाल खड़े किए। योगी आदित्यनाथ के निशाने पर चाचा भतीजे की जोड़ी थी और दावा यह किया कि पिछली सरकारों में वसूली चलती थी। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH के पहले यूपी के सामने संकट था, इसलिए क्योंकि इन युवाओं की उपेक्षा हुई थी। उनके जीवन के साथ खिलवाड़ होता था। उन्हें हर प्रकार से अपमानित होना पड़ता था। अपने प्रदेश में तो नौकरी नहीं मिलती थी,
लेकिन यूपी की छवि इतनी खराब थी, कर्फ्यू, दंगा, उपद्रव, भ्रष्टाचार, ये यूपी की पहचान बन चुकी थी कि नियुक्ति का विज्ञापन निकलता था, चाचा भतीजे की जोड़ी और महाभारत का पूरा खानदान फिर वसूली के लिए प्रदेश भर में निकल पड़ता था। नौजवान भटकता रहता था, परिणाम नहीं आता था और अंततः माननीय न्यायालय को कोर्ट में स्टे लगाना पड़ता था। अब एक बड़ी खबर है, और बड़ी खबर है स्कूलों के अंदर एक बच्चियों की यूनिफॉर्म को लेकर। उत्तर प्रदेश में हिजाब नहीं चलेगा बल्कि यूनिफॉर्म ही चलेगी, और यह आदेश दिया गया इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से। प्रयागराज के टैगोर पब्लिक स्कूल की एक छात्रा ने स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति मांगी थी। कोर्ट ने न सिर्फ इसको खारिज किया, स्कूलों पर हिजाब पर पाबंदी और यूनिफॉर्म को लागू करने का फैसला भी किया। लेकिन जैसे ही फैसला सामने आया, मौलाना मौलवी भड़क गए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। हिजाब को इस्लामिक आस्था का हिस्सा बताने वाले कट्टरपंथी मौलाना इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले से बिलबिला रहे हैं, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्कूलों में मजहबी लिबास यानी हिजाब पहनने की याचिका को खारिज किया और आदेश दिया कि स्कूल में स्कार्फ या हिजाब की अनुमति नहीं होगी। स्कूल की निर्धारित यूनिफॉर्म का पालन जरूरी है। हिजाब इस्लाम का अनिवार्य धार्मिक हिस्सा नहीं है। हिजाब नहीं पहनने से आस्था खतरे में नहीं होगी। मुस्लिम छात्रा ने हिजाब पहनने की अनुमति मांगी थी। मतलब ये कि यूपी के स्कूलों में अब ड्रेस कोड ही लागू रहेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद स्कूलों में यूनिफॉर्म पहनना जरूरी रहेगा। अब कोई इस्लामिक आस्था का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, खारिज कर दी। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी रिमार्क किया कि किसी भी शैक्षिक संस्था में अगर कोई यूनिफॉर्म है या कोई वहाँ पर ड्रेस है तो सभी छात्र छात्राओं को उसका पालन करना चाहिए और किसी को अलग से कोई नियम नहीं बनाना चाहिए। लेकिन कट्टरपंथियों को इस फैसले में साजिश नजर आ रही है। जैसे ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्कूलों में हिजाब पर बैन का आदेश दिया, फौरन मौलाना मौलवी इसका विरोध करने लगे। कोर्ट के फैसले को मजहबी तराजू में तोलने लगे। का यूनिफॉर्म नियम है जिसमें 10वीं तक तो इजाजत है और 11वीं में इजाजत नहीं है। क्या हाई कोर्ट को इसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? तो ड्रेस हो उसको फॉलो करना चाहिए, उसको पहनना चाहिए। लेकिन अगर कोई छात्रा जो है वो हिजाब की अनुमति मांग रही है, मैं समझता हूं कि जो हमें संविधान में दिया है उसके तहत वो हमको अनुमति मिलना चाहिए भी उस छात्रा को। बच्ची हिजाब पहन के स्कूल जाना चाहती है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाना चाहती है तो कोर्ट की लाठी से उसे नहीं रोकना चाहिए। स्कूल यूनिफॉर्म कोड और दूसरा हिजाब, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। इन दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ में जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। हालांकि हिजाब को मजहब से जोड़ने वाले इन कट्टरपंथी मौलानाओं को मुस्लिम महिलाओं ने करारा जवाब दिया। ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ। ये मोमडन का ये पर्दा है, पर्दा हमें करना है, ऐसा कुछ नहीं है। हिजाब जरूरी नहीं है। हिजाब और पर्दे की एक ही बात है। वो पर्दा हम दुपट्टे से भी कर सकें, वैसे भी कर सकें, सब अपनी जगह सही है। हिजाब को लेकर जो बात कही गई है तो वो सही कही गई है। हिजाब कोई ऐसी चीज नहीं है, अपनी आंख का पर्दा रखो। जब प्रयागराज के टैगोर पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाली 11वीं क्लास के एक छात्रा ने कोर्ट में अपील कर स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की परमिशन मांगी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका को न सिर्फ खारिज किया बल्कि नसीहत दी कि स्कूल को अपना यूनिफॉर्म कोड लागू करने का पूरा अधिकार है और धार्मिक प्रथा के नाम पर इसके साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता। दरअसल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब को बैन करने के पीछे हाई कोर्ट का मकसद स्कूलों में अनुशासन, समानता और एक रूपता को बढ़ावा देना है। और यही वजह कि मजहब के नाम पर दुकान चलाने वाले और महिलाओं को अपने हिसाब से चलाने वाले मौलाना अब परेशान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राहुल गांधी के मनुस्मृति वाले बयान पर राजनीतिक हंगामा है। अब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने भी राहुल गांधी को धर्म ग्रंथों को संदर्भों के साथ समझने की नसीहत दी। तो सीएम योगी ने भी राहुल पर गलत तथ्यों से भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। तो शिवसेना ने राहुल के बयान को महिला सम्मान और सनातन परंपरा के खिलाफ राजनीति बताया।
दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। एक माइंडसेट है, मनुस्मृति का माइंडसेट, महिलाओं को दबाने का माइंडसेट। राहुल गांधी का यही वो बयान जिस पर सनातनी संग्राम यूनिक इन दिस यूनिवर्स। अब तक राहुल पर सियासी वार तो होते ही थे, अब राहुल गांधी सनातनियों के निशाने पर भी हैं। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेशानंद सरस्वती ने राहुल गांधी को मनुस्मृति वाले बयान पर आड़े हाथों लिया और नसीहत दी। राहुल गांधी सनातन धर्म और धर्म ग्रंथों के प्रति विरोधी मानसिकता छोड़ें। टिप्पणी से पहले सनातन धर्म ग्रंथों का गंभीरता से अध्ययन करें। राजनीतिक लाभ के लिए श्लोकों को संदर्भ से काटकर पेश न करें। राजनीतिक स्वार्थ के लिए मनुस्मृति का सहारा लेकर भ्रम न फैलाएं। देश की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करना सीखें। राहुल को लिखी चिट्ठी में अभिमुक्तेशानंद ने विशेष रूप से उस श्लोक का उल्लेख किया जिसमें कहा गया, पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवन, जिसका मतलब है महिला की गुलामी नहीं बल्कि उसकी सुरक्षा, सम्मान और दायित्व से जुड़ा है। यानी एक तरफ राहुल गांधी मनुस्मृति को महिलाओं को दबाने वाली सोच बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ शंकराचार्य कह रहे हैं कि ग्रंथों को राजनीतिक चश्मे से नहीं, उसके संदर्भ और मूल अर्थ के साथ समझना चाहिए। राहुल गांधी को इस बात को जानना और समझना चाहिए, पहले मनुस्मृति के विषय में जाने पढ़ें, किस प्रकार से उसमें हमें अपनी मानवता के विषय में समझाया और बताया गया है। इस प्रकार के वक्तव्य देना, केवल उपहास उड़ाना, बात करना, सनातन के साथ खिलवाड़ करना, इस प्रकार के कृत्य राजनीतिक दल को कभी नहीं करने चाहिए। और अब इस मुद्दे पर योगी भी राहुल गांधी को घेर रहे हैं। राहुल जी कहते हैं बेटियों को भड़काने का काम कर रहे हैं, कहते हैं मनुस्मृति से बाहर निकलिए। भाई भारत की परंपरा तो ऐसी है, आप माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गलत तथ्यों से अवगत तो मत कराइए। योगी ने सवाल उठाया कि जिस मनु का उल्लेख अथर्ववेद से लेकर शतपथ ब्राह्मण, महाभारत और मत्स्य पुराण तक में मिलता है, उसे राहुल गांधी अपमानित करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अथर्ववेद जिसकी चर्चा करता हो, शतपथ ब्राह्मण में जिसकी चर्चा हुई हो, महाभारत जिसके बारे में चर्चा करता और मत्स्य पुराण जिसकी महिमा का गान करता हो, उस मनु को आप अपमानित क्यों करना चाहते हैं? आप माने ना माने, कभी हमने नहीं कहा, आप तो राम की विरासत को भी अपमानित करते हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना की प्रवक्ता शाइना एनसी ने राहुल गांधी के मनुस्मृति वाले बयान को सेलेक्टिव फेमिनिज्म करार दिया। वहीं बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने राहुल को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर महिला सशक्तिकरण देखना है तो प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं और नीतियों में देखिए। राहुल गांधी को हिंदू ग्रंथों में बुराई ही दिखाई देती है। कभी शरिया, ट्रिपल तलाक, हलाला के ऊपर उन्होंने खुल के बोला है। ये सिलेक्टिव फेमिनिज्म है, वोट बैंक के लिए हिंदू को गाली। अगर महिला सशक्तिकरण आपने देखना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से ये है महिला सशक्तिकरण, जो बहुत आसानी के साथ में हो रहा है। तो राहुल गांधी तो केवल सवाल करते हैं, काम कुछ नहीं करते। यानी राहुल गांधी के एक बयान से शुरू हुई बहस अब सिर्फ मनुस्मृति तक सीमित नहीं, इसने सनातन परंपरा, धर्म ग्रंथों की व्याख्या और महिला अधिकारों को लेकर एक बड़ा सियासी संग्राम खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। केंद्र सरकार की पहल पर होने वाली जाति जनगणना पर कांग्रेस ने कई गंभीर सवाल खड़े किए। कांग्रेस पार्टी की ओर से पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी गई। इसमें डिमांड यह कि मौजूदा प्रश्नावली को बदला जाए। कांग्रेस को इस बात से ऐतराज है कि इसमें पिछड़ा वर्ग शब्द नहीं है। इसके पहले राहुल गांधी अपनी कई सभाओं में कास्ट सेंसस को भारत का एक्सरे बता चुके हैं। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने जाति वाले इस मुद्दे को उठा लिया है, जिसने कभी देश की सत्ता ही नहीं, दशा और दिशा दोनों को बदल कर रख दिया था।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने राहुल गांधी की डिमांड को दोहराया और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की कि कांग्रेस आखिर क्या चाहती है। जिस तरीके से बिहार में और जिस तरीके से तेलंगाना में जाति सर्वेक्षण कराया गया था, उसी के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर 2027 का जो जनगणना है, जिसकी शुरुआत अभी अभी हुई है, उसी तरह आप यही मेथोडोलॉजी, यही प्रणाली अपनाएं। इतना ही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने जाति जनगणना में जातियों के नाम दर्ज करने और डेटा जुटाने के तरीके का विरोध किया है। पीएम मोदी को लेटर लिखकर कहा है, मौजूदा प्रश्नावली रद्द कर नई प्रश्नावली तैयार करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इसे बनाने से पहले राजनीतिक दलों, विशेषज्ञों और जनता से सलाह ली जानी चाहिए। लेटर में प्रस्तावित जनगणना प्रश्नावली में पिछड़ा वर्ग शब्द नहीं होने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इससे देश में ओबीसी आबादी का सही आंकड़ा सामने आने में परेशानी हो सकती है। याद कीजिए, राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जाति आधारित जनगणना का मुद्दा उठाया था। अपनी सभाओं में राहुल गांधी ने बार बार कहा कि कास्ट सेंसस भारत का एक्सरे है। सेंसस हिंदुस्तान का एक्सरे है और एक बार ये डेटा हिंदुस्तान की जनता के हाथ में होगा तो फिर देश सब लोगों को भागीदारी देकर आगे चल पाएगा। नरेंद्र मोदी जी, आप कास्ट सेंसस से डरते क्यों हो? जैसे ही हमारी सरकार आएगी, पहला कदम कास्ट सेंसस होगा और ओबीसी को जो भागीदारी मिलनी चाहिए वो कांग्रेस पार्टी करके दिखाएगी। अब कांग्रेस का कहना है कि जाति जनगणना में हर जाति का सटीक डेटा निकाला जाए, जैसा कि बिहार और तेलंगाना में हुआ था। बिहार और तेलंगाना की जाति सर्वे की खास बातें ये थी कि दोनों ने विस्तृत, वैज्ञानिक और व्यवहारिक मॉडल पेश किया, जिसके बाद ये साबित हुआ कि जातिवार सटीक डेटा इकट्ठा करना संभव है और इससे नई नीतियां बनाई जा सकती हैं। 60 साल कांग्रेस क्या कर रही थी? आज तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी घूम घूम के बयान दे रहे हैं कि पिछड़े दलित को उनका हिस्सा नहीं मिला। तो 60 साल में कांग्रेस ने कितना दिया ये बताओ पहले। आज तो यहाँ यूपी में अकेले 9 लाख सरकारी नौकरी भी भर्ती हुई है। देश आजाद होने के बाद ये पहला मौका होगा जब सभी समुदाय की जाति की जानकारी जनगणना में दर्ज की जाएगी। इतना ही नहीं, ये जनगणना देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी, यानी इसका बड़ा असर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पटना की कुछ तस्वीर दिखाता हूं, जहां पर जो तस्वीर नजर आई उससे सीधा वो तस्वीरें याद आ गईं जो कुछ महीने पहले, कुछ हफ्तों पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर दिखी थी। बीपीएससी टियर 4 की परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग और 100% डोमिसाइल की मांग को लेकर के छात्र सड़कों पर है। लेकिन यहां प्रदर्शन उग्र हो गया, हिंसक हो गया और उसके बाद फोर्सेस को वहां वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ये महज प्रदर्शन नहीं, सिस्टम के खिलाफ गुस्सा है। गुस्सा सुधार नहीं होने का, गुस्सा बात नहीं सुनने का, गुस्सा अपनी मांगे पूरा नहीं होने का। जब व्यवस्था अराजकता में बदल जाए, स्पष्टता धुंधली हो जाए और जिम्मेदारों पर गैर जिम्मेदारी की धूल चढ़ जाए और मांगों की आवाज को कानों तक पहुंचने से पहले ही अनसुना कर दिया जाए, तो तस्वीरें कुछ ऐसी होती हैं। सड़क पर संग्राम होता है, ट्रैफिक जाम होता है और सिस्टम के आदेश पर पानी को हथियार बनाया जाता है। पटना की सड़कों पर व्यवस्था में सुधार को लेकर मचे रण पर पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने हैं। पटना में छात्रों के द्वारा जो धरना प्रदर्शन था वो कहीं ना कहीं अब सड़कों पर देखने को मिल रहा है। और देखिए, ये अभ्यर्थी है जो कि लोक सेवक आवास यानी कि राजभवन घेराव करने के लिए निकले हैं और जेपी गोलंबर पर इन तमाम अभ्यर्थियों ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया है और यहाँ से वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब पानी की बौछार और पुलिस की चलती लाठी के बीच प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने साफ कर दिया कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती, संघर्ष जारी रहेगा। बीपीएससी टीचर के लिए हम अभ्यर्थी हैं
हम चाहते हैं एकल परीक्षा हो। अगर पीटी मेंस लागू करना है तो उसके लिए पे स्केल बढ़ाना होगा आपको। ये मांग सुन नहीं रही है, इसलिए आज आपको वार्ता करनी होगी। मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि आप वार्ता कीजिए, छात्रों को बुलाइए। टोटल सीट बिक चुका है, तो आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं, हमारे जो बिहार के मुखिया सीएम सर सम्राट चौधरी सर है, प्लीज सर इसमें संज्ञान लीजिए और 1799 दरोगा को पूर्ण रूप से कैंसिल कराइए। छात्र मांगों को लेकर सड़क पर हैं, लेकिन राज्य के शिक्षा मंत्री का दावा प्रदर्शन की तस्वीरों से एकदम उलट है। मंत्री जी ने पहले तो सरकार का पक्ष रखा और साथ ही साथ तेजस्वी यादव की बोर्ड एजुकेशन को लेकर भी सवाल खड़ा कर दिया। जिन मुद्दों को लेकर के छात्र धरने पर बैठे थे, उनके सभी मुद्दे रिजॉल्व कर दिए गए हैं। और ऐसा नहीं है कि छात्र आंदोलन की इसलिए हुआ, सरकार की नियति ही है कि हम अपने युवाओं के समस्याओं का समय पर निदान करें। जिस व्यक्ति ने कभी कोई बोर्ड की परीक्षा भी नहीं दी, वो परीक्षा पर सुझाव दे रहा है। लेकिन इन प्रदर्शनकारियों की मांग क्या है, वो भी एक बार जान लीजिए। दरअसल वो चाहते हैं कि टियर 4 शिक्षक भर्ती की एक ही परीक्षा हो। टियर 4 की भर्ती प्रक्रिया स्पष्ट और सरल होनी चाहिए। बीपीएससी संविदा कर्मियों का वेटेज खत्म किया जाए। लंबित परीक्षाओं की तारीखों को जारी किया जाए। बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट को फिर से शुरू किया जाना चाहिए। खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होनी चाहिए। डोमिसाइल नीति में स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और सरकार भर्तियों में उम्र सीमा में छूट दे। वहीं प्रदर्शन के दौरान कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें भी लगी। प्रदर्शनकारी सीएम आवास का घेराव करने जा रहे थे, तभी पुलिस से उनकी झड़प हो गई, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी जख्मी बताए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात पश्चिम बंगाल की, जिसकी कमान संभालते ही शुभेंदु अधिकारी एक्शन मोड में हैं। जी मीडिया के मेगा कॉन्क्लेव में शुभेंदु अधिकारी ने अपनी सरकार का विजन पेश किया। साथ ही शुभेंदु ने साफ कर दिया कि बंगाल में तुष्टीकरण नहीं, बल्कि विकास और न्याय की राजनीति होगी। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH पश्चिम बंगाल में परिवर्तन का नया दौर शुरू हो चुका है और इस बदलाव का नेतृत्व कर रहे हैं मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी। जी मीडिया के मेगा कॉन्क्लेव के मंच से मुख्यमंत्री ने आक्रामक तेवरों के साथ राज्य की पुनरुद्धार की नई दिशा तय की। आगे सरकार बोलेছিল ना করব না। शुभेंदु अधिकारी ने दो टूक कहा कि किसी भी सरकार का मूल्यांकन महज 100 दिनों में ही नहीं किया जा सकता। ये समय पिछली सरकार द्वारा दिए गए जख्मों को भरने का। আপনারা ভরসা রাখুন, দেখতে থাকুন। আজকে পরীক্ষায় বসবো না। 110 দিনে আমি পরীক্ষায় বসতে রাজি নই। আই এম নট প্রিপেয়ার্ড। 1 বছর পরে পরীক্ষায় বসাবেন, যা যা প্রশ্ন করার প্রশ্ন করবেন, উত্তর দেব, নাম্বার আপনারাই দেবেন, নিজের নাম্বার নিজে দেব না। আগের মুখ্যমন্ত্রী বলতেন আমি সব জানি, আমাকে শেখাতে এসো না। আর এখনকার মুখ্যমন্ত্রী বলেন কিছু জানি কিন্তু অনেক কিছু জানি না। यही नहीं, जी मीडिया के कॉन्क्लेव में उन्होंने राज्य की वित्तीय स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि पिछली सरकार बंगाल को दिवालिया बनाकर छोड़ गई, लेकिन अब राज्य को फिर से आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। यही नहीं, जी मीडिया के इस महामंच से मुख्यमंत्री ने 3 ऐतिहासिक कमेटियों का ऐलान कर प्रशासनिक कसावट का सीधा संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम ममता बनर्जी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करती थी, लेकिन नई सरकार तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करेगी। তোষণ হচ্ছে জাতীয় ওবিসি কমিশন, তারা বলে দিল যে এই 110টা জাতি আদার ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস, তার মধ্যে হিন্দুও আছে, 17টা মুসলিম কমিউনিটিও আছে। ওখানে হিন্দু মুসলিম দেখে হয় না। কিন্তু ইনি কি করলেন, যিনি ছিলেন, বলে এদের চাকরি দিই না দিই, খেতে পাক আর নাই পাক, একটা সার্টিফিকেট তো দিয়ে দিতে পারি। তাই 72টা মুসলিম জনগোষ্ঠীকে অবৈধভাবে ওবিসি করে দিলেন। অর্থাৎ পুরো মুসলিম জনগোষ্ঠীর 98% তারা ওবিসির আওতায় চলে এলো এবং মূল যারা ওবিসি আদার ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস তারা হয়ে গেল ওবিসি বি
আর উনি ভোট ব্যাংকের জন্য যাদের করলেন তোষণের জন্য তারা হয়ে গেল ওবিসি এ। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और तुष्टिकरण का खात्मा शुभेंदु अधिकारी के सख्त रुख ने साफ कर दिया है कि बंगाल अब आत्मनिर्भरता और सुशासन के एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस बीच एक बड़ी खबर है, 31 अगस्त को निपुण कमीशन होने जा रहा है। ये डाइविंग सपोर्ट वेसल निपुण है, स्वदेशी रूप से निपुण निर्मित है। और सबसे बड़ी बात यह कि इसको बनाने के लिए भारतीय तकनीक का खुद इस्तेमाल किया गया, वहीं पर ये तकनीक उन्नत की गई है, उसी को बनाया गया है और ये डाइविंग वेसल्स के तौर पर और ज्यादा कारगर साबित होगा। इधर बीजेपी ने राहुल गांधी पर अटैक किया, कहा कि जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम जो राहुल गांधी ने किया उसी को लेकर निशाना साधा गया कि राहुल को अब रीलॉन्च करने की कोशिश है। देश के युवाओं ने कांग्रेस को आईना दिखाया है, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया। हालांकि जो राहुल गांधी ने मनुस्मृति को लेकर कमेंट किया उसके बाद कई विरोध का सामना राहुल गांधी को करना पड़ रहा है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से निशाना साधा ही जा रहा है। जो धर्मगुरु हैं वो भी ये कह रहे हैं कि बिना मतलब के राहुल गांधी को कोई भी चीज कोट नहीं करनी चाहिए और इसी को लेकर के बीजेपी एक बार फिर आक्रामक है राहुल गांधी पर। दिल्ली के अंदर कुछ एक लॉबी है जिसको हर कुछ समय में राहुल गांधी को रिलॉन्च करने की एक आदत है और उनका उनमें वेस्टेड इंटरेस्ट है। इसीलिए हर मैन्युफैक्चर्ड पीआर कैंपेन के समय राहुल गांधी को रिलॉन्च करने की ये लॉबी एक्टिव हो जाती है। पर जब भी चुनाव आता है इस मैन्युफैक्चर्ड पीआर लॉबी को इस देश का युवा आईना दिखाता है। उधर ब्रिक्स समिट से पहले भारत चीन के बीच बॉर्डर डिप्लोमेसी तेज होती है। एनएस अजित डोभाल चीन के दौरे पर, और ये दौरा इसलिए अहम है क्योंकि बातचीत के केंद्र में एलएसी पर शांति और भरोसा बहाली। डोभाल ने चीनी नेतृत्व से मुलाकात की और रिश्तों को पटरी पर लाने की कोशिश की। सवाल है कि क्या ब्रिक्स से पहले भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर कोई बड़ी कूटनीतिक पहल हो सकती है? अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। ब्रिक्स से पहले भारत चीन की बॉर्डर डिप्लोमेसी, डोभाल का कूटनीतिक प्लान, एलएसी का कब समाधान। भारत और चीन के रिश्तों में लंबे वक्त से चली आ रही तल्खी के बीच कूटनीतिक बातचीत तेज हो गई है और इस बार कमान संभाली है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने। अजीत डोभाल 2 दिवसीय चीन दौरे पर ब्रिक्स सम्मेलन से पहले कूटनीतिक मिशन में जुटे हैं। आज उन्होंने चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से मुलाकात की। इस बैठक में सीमा पर शांति और स्थिरता से लेकर दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने तक कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक में आपसी भरोसा बढ़ाने, एलएसी पर शांति और स्थिरता बनाए रखने, आर्थिक और राजनीतिक रिश्ते मजबूत करने, ब्रिक्स समेत बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग बढ़ाने और मतभेदों को विवाद बनने से रोकने पर जोर दिया गया। यानी सबसे ज्यादा फोकस एलएसी पर सीमा विवाद को सुलझाने पर रहा। इस बीच चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग ने भारत के साथ संबंधों पर कहा, दोनों देशों के बीच रणनीतिक आपसी विश्वास बढ़ाने और द्विपक्षीय रिश्तों को लगातार स्थिर तरीके से आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब भारत और चीन के बीच उच्च स्तरीय बातचीत का सिलसिला जारी है। दोनों देशों के बीच ये बातचीत ऐसे वक्त में हो रही है जब अगले महीने यानी सितंबर में भारत ब्रिक्स समिट की मेजबानी करने जा रहा है। 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भी शामिल होने की उम्मीद है। ऐसे में डोभाल का बीजिंग दौरा इस संभावित हाई लेवल मीटिंग की जमीन तैयार करने के तौर पर देखा जा रहा है। इस बातचीत का सबसे बड़ा मुद्दा है 3488 किलोमीटर लंबी विवादित सीमा। गलवान हिंसा के बाद भारत चीन रिश्तों में आई तल्खी को कम करने के लिए दोनों देश लगातार संवाद कर रहे हैं। अक्टूबर 2024 में पूर्वी लद्दाख में डिसएंगेजमेंट की व्यवस्था के बाद रिश्तों में सीमित सुधार जरूर हुआ है, लेकिन सीमा विवाद का स्थायी समाधान अब भी बाकी है। असली चुनौती अभी भी एलएसी पर भरोसा बहाली है। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की बातचीत का मकसद सिर्फ सीमा विवाद पर चर्चा करना नहीं, बल्कि ऐसा राजनीतिक समाधान तलाशना है जो पूरे द्विपक्षीय रिश्ते को ध्यान में रखे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। 3 रात 3 ऑपरेशन और आतंकियों के मददगारों पर ताबड़तोड़ एक्शन। सोपोर में AK-47 इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस और हैंड ग्रेनेड का जखीरा मिला। शोपियां में हिजबुल के पोस्टर और ग्रेनेड के साथ 3 ओवरग्राउंड वर्कर पकड़े गए।
यानी आतंकी नेटवर्क पर सीधा प्रहार लगातार जारी। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूं मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। घाटी में एक बार फिर मुनीर की तमाम साजिशें नाकाम हो गई। 3 रात 3 ऑपरेशन और आतंकी नेटवर्क पर सुरक्षा बलों का एक्शन। सोपोर से शोपियां और पुलवामा तक आतंकियों के मददगारों पर शिकंजा कसा गया। कहीं AK-47 और IED का जखीरा मिला तो कहीं हिजबुल के पोस्टर और हैंड ग्रेनेड बरामद हुए। यानी कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी। कश्मीर घाटी में 3 सफल जो है आतंक विरोधी ऑपरेशन किए गए हैं। और अगर हम इन ऑपरेशंस की बात करें तो उत्तरी कश्मीर के सोपोर के तारजू इलाके में एक खाली पड़े मकान जो एक कश्मीरी पंडित का था, जो पलायन के बाद यहाँ से निकल चुका था, वहाँ से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया, जिसमें एक AK-47 राइफल, 72 गोलियाँ और 4 ग्रेनेड भी शामिल। पहला ऑपरेशन सोपोर। सबसे पहले बात उत्तरी कश्मीर के सोपोर की, जहां मंजसीर इलाके में SOG सोपोर, 52 राष्ट्रीय राइफल्स और CRPF ने संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। एक कश्मीरी पंडित के खाली पड़े घर से हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ, जिसमें AK-47, 3 मैगजीन, 72 राउंड बुलेट, 4 हैंड ग्रेनेड और IED शामिल है। सुरक्षा एजेंसियां अब हथियारों के जखीरे के पीछे शामिल नेटवर्क को खंगाल रही है। दूसरा ऑपरेशन शोपियां। दूसरी बड़ी कार्रवाई दक्षिण कश्मीर के शोपियां में हुई। चेकिंग के दौरान बाइक सवार 3 संदिग्धों को रोका गया। तलाशी में 2 हैंड ग्रेनेड और हिजबुल मुजाहिदीन के 5 पोस्टर मिले। तीनों को OGW के तौर पर पकड़ा गया, यानी आतंकियों तक हथियार प्रचार और लॉजिस्टिक सपोर्ट पहुंचाने वाले नेटवर्क पर सीधा प्रहार। तीसरा ऑपरेशन पुलवामा। तीसरी कार्रवाई दक्षिण कश्मीर के ही पुलवामा में हुई। यहां भी सुरक्षा बलों ने आतंकी नेटवर्क से जुड़े संदिग्धों और उनके मददगारों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया। यानी लगातार 3 रात कश्मीर के 3 अहम इलाकों में सुरक्षा बलों का जोरदार एक्शन देखने को मिला। देर रात जो है पुलवामा में भी एक जो है आतंक विरोधी अभियान में 2 लोगों को जो OGWs हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं मिलिटेंट आउटफिट्स के, उनको पकड़ा गया और उनके पास से एक पिस्टल और 12 राउंड्स और एक ग्रेनेड बरामद किया गया। उनसे भी फिलहाल पूछताछ हो रही है कि आखिर ये सामान वो किसके लिए ले जा रहे थे और ये सामान कहाँ तक पहुँचाना था। दरअसल घाटी में आतंकी कमर तोड़ने के लिए लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। आतंकियों को जहन्नुम तो भेजा जा रहा है, साथ ही उनके मददगारों पर भी ताबड़तोड़ वार हो रहा है। रियासी में 10 दिनों तक सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया तो शोपियां में हिजबुल नेटवर्क के 3 OGW गिरफ्तार हुए। अनंतनाग में आतंकियों के ठिकाने पर बुलडोजर चला। किश्तवाड़ में आतंकियों को पनाह देने वाले भी गिरफ्तार हुए। यानी ये सीधे सीधे मुनीर को चेतावनी है कि घाटी में अगर नापाक हरकत की तो हिंद की सेना यूं ही करारा जवाब देती रहेगी। 3 सक्सेसफुल एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस जो रात में देखने को मिले, उससे ये बात साफ हो जाती है कि कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां हैं वो एकदम सतर्क हुई हैं। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया कश्मीर। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ जंग अब नई दिशा में आगे बढ़ रही है। एक तरफ बलूच लिबरेशन आर्मी के हमलों से पुल और हाईवे निशाने पर, दूसरी तरफ पाकिस्तान से जुड़ी पहचान मिटाने की मुहिम तेज हो गई। जिन्ना और इकबाल जैसे नामों को हटाने की तैयारी है। यानी बलूचिस्तान सिर्फ पाकिस्तान से अलग होने की बात नहीं कर रहा, बल्कि अपनी अलग पहचान और सत्ता का दावा और मजबूत कर रहा है। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान की जंग अब सिर्फ हथियारों और धमाकों तक सीमित नहीं रह गई है। बलूच इलाके पुलिस चौकियों को निशाना बना रहे हैं। सड़कों और पुलों को ब्लास्ट कर उड़ा रहे हैं
और अब पाकिस्तान से जुड़ी पहचान को मिटाने की तैयारी शुरू हो गई है। एक तरफ बलूचिस्तान में पाकिस्तान से जुड़ी पहचान मिटाने का ऐलान हो रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की सड़कों को उखाड़कर उसकी पकड़ कमजोर करने की कोशिश हो रही है। मगर दोनों का मकसद एक ही है, मुनीर और उसकी फौज को टारगेट करना। सबसे पहले देखिए ये तस्वीरें। पुल उड़ाए जा रहे हैं, हाईवे बंद किए जा रहे हैं, सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाया जा रहा है। मस्तंग इलाके में छोटे छोटे पुलों को धमाकों से नुकसान पहुंचाने के बाद कई रास्ते कट गए और इसका असर क्वेटा कराची नेशनल हाईवे तक पहुंचा। घंटों तक हाईवे बंद रहा, सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लगी, ट्रक और यात्री फंसे रहे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बीएलए पुल को निशाना क्यों बना रहा है? दरअसल बलूच लड़ाकू की रणनीति साफ है, पुल टूटेगा तो रास्ता टूटेगा, रास्ता टूटेगा तो सप्लाई लाइन टूटेगी, सप्लाई लाइन टूटेगी तो सेना और सरकार की पहुंच कमजोर होगी। यानी बिना किसी इलाके पर कब्जा किए पूरे इलाके की रफ्तार रोकी जा सकती है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई सिर्फ सड़कों और पुलों को उड़ाने तक सीमित नहीं है। आजादी के ऐलान के बाद बलूचिस्तान अब पाकिस्तान की पहचान भी मिटा रहा है। जिन्ना रोड, फातिमा जिन्ना रोड, इकबाल रोड, अब ये नाम बलूचिस्तान में गुम हो जाएंगे, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान की पहचान को मिटा रहा है और इसकी जगह बलूचिस्तान के इतिहास, संस्कृति, नेताओं और शहीदों के नाम की तैयारी है। जिन्ना रोड बलूच इतिहास से जुड़ा नया नाम, इकबाल रोड बलूच पहचान का नया नाम। यही वजह है कि अब सड़कों से लेकर अस्पतालों तक, हवाई अड्डों से लेकर बंदरगाहों तक, स्कूल कॉलेज से लेकर पार्क और सरकारी इमारतों तक उन तमाम नामों की समीक्षा की जाएगी जो पाकिस्तान, ब्रिटेन या किसी दूसरे बाहरी शासन की पहचान से जुड़े हैं। यानी बलूचिस्तान का संदेश साफ है कि सिर्फ पाकिस्तान से अलग होने की लड़ाई नहीं, बल्कि पाकिस्तान की पहचान से भी दूरी बनाने की तैयारी है। पहले पाकिस्तान से अलग बलूचिस्तान बनाने का ऐलान, फिर 11 अगस्त को आजादी का जश्न मनाकर बलूचों ने अपनी मंशा साफ कर दी थी और अब बलूचिस्तान से पाकिस्तान का नाम मिटाकर ये साफ कर दिया कि यहाँ बस रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का ही राज चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस बीच एक बड़ी खबर, दिल्ली में स्वाइन फ्लू को लेकर के सीएम ने बैठक की। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री मौजूद रहे। दिल्ली में स्वाइन फ्लू के 2308 केस दर्ज हैं और इसी के मद्देनजर स्कूलों को निर्देश जारी किए गए, स्कूलों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। स्वाइन फ्लू को लेकर चर्चा एक बार फिर तेज हो गई। लोगों के बीच में एक वहम भी फैला कि ये स्वाइन फ्लू है या फिर कोविड का कोई अन्य वर्जन है, कोई अन्य वेरिएंट है। इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पहली क्लेरिफिकेशन जारी किया गया और अब दिल्ली में स्कूलों को दिशा निर्देश जारी किए। देश के कई राज्यों में स्वाइन फ्लू की दस्तक ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली एनसीआर से लेकर हरियाणा तक ये वायरस अपनी पैठ बना चुका है। अस्पतालों की ओपीडी में खांसी, जुकाम और बुखार के मरीज आ रहे हैं। स्वाइन फ्लू के मामले हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में अब तक H1N1 के 2000 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। स्वाइन फ्लू के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने हाई लेवल बैठक की। इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग, MCD, NDMC और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली वालों को घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी मिसहैपनिंग, कहीं भी कोई पेशेंट की तबीयत खराब नहीं है, सब अंडर कंट्रोल है। सब चीज़ें हमारे डॉक्टर्स, मैं फिर अपना कहना चाहूँगा, हमारे डॉक्टर्स, हमारा स्टाफ, हमारे बेड सारे अवेलेबल हैं। टेस्ट के लिए भी कोई समस्या नहीं है, सारे टेस्ट भी हो रहे हैं, इन हाउस टेस्ट हो रहे हैं और कोई पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा में एक ही दिन के भीतर स्वाइन फ्लू के 105 नए मामलों से हड़कंप मच गया है। जिले में मरीजों की संख्या बढ़कर 120 हो गई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है। ब्रॉट टू यू बाय MDH मसाले।